आज एक और कंपनी निवेशकों से पैसा मांगने पहुंच गई है। नाम है अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड लिमिटेड। कंपनी 126 करोड़ 25 लाख जुटाना चाहती है। दावा है कि कारोबार बढ़ाया जाएगा, नया वीविंग प्लांट लगाया जाएगा, कर्ज घटाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या ये आईपीओ निवेशकों के लिए सच में एक मजबूत मौका है या फिर तेजी से बढ़ते मुनाफे के पीछे कुछ ऐसे रिस्क भी छिपे हैं जिन्हें नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। क्योंकि एक तरफ कंपनी की कुल आय 47% बढ़ी है, मुनाफा करीब 2.5 गुना हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी पर भारी कर्ज है। कल कुल कमाई का करीब 70% हिस्सा केवल 10 ग्राहकों से आता है और लगभग पूरा कारोबार एक ही स्टेट गुजरात पर निर्भर दिखाई देता है। इसीलिए इस आईपीओ को केवल जीएमपी देखकर नहीं, बल्कि कारोबार, फाइनेंशियल पोजीशन, वैल्यूएशन और रिस्क चारों एंगल से समझना बेहद जरूरी है। अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड का आईपीओ 14 जुलाई 2026 को खुल चुका है और 16 जुलाई तक आवेदन किया जा सकेगा। शेयरों का अलॉटमेंट 17 जुलाई को होने की उम्मीद है, जबकि लिस्टिंग 21 जुलाई को एनएससी और बीएससी दोनों पर प्रस्तावित है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी इस इशू से कुल 126 करोड़ 25 लाख रुपए जुटाने की योजना में है। ये पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है, यानी इसमें प्रमोटर अपने पुराने शेयर बेचकर पैसा नहीं निकाल रहे। कंपनी करीब 1 करोड़ 20 लाख 24 हजार नए शेयर जारी करेगी और जुटाई गई रकम कंपनी के पास जाएगी। आईपीओ का प्राइस बैंड 100 से 105 रुपए प्रति शेयर, एक लॉट में 142 शेयर। इसीलिए ऊपरी भाव पर 105 पर रिटेल निवेशक को कम से कम 14,910 रुपए लगाने होंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो इस आईपीओ में इसका इशू स्ट्रक्चर भी सामान्य मेन बोर्ड आईपीओ से थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। करीब 70% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, कम से कम 29% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए और अधिकतम 1% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रखा गया है। यह आरक्षण कंपनी के आरएचपी में दर्ज है। अब आप कंपनी का कारोबार को थोड़ा समझिए। अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड अहमदाबाद स्थित टेक्सटाइल कंपनी है। कंपनी मुख्य रूप से ग्रे फैब्रिक और यार्न के निर्माण और यार्न साइजिंग सेवाओं से जुड़ी हुई है। कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। पहली यूनिट में वीविंग और साइजिंग का काम होता है और दूसरी यूनिट में स्पिनिंग होती है। यानी कंपनी यार्न से लेकर ग्रे फैब्रिक तक अपनी सप्लाई चेन को अधिक कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कंपनी का कहना है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन से बाहर से यार्न खरीदने पर डिपेंडेंसी कम हो सकती है। इसके साथ ही कंपनी बिजली की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा रही है। अब बड़ा सवाल है कि आईपीओ से आया पैसा कहां जाएगा। आरएचपी के अनुसार लगभग 30 करोड़ 71 लाख अहमदाबाद में नया वीविंग यूनिट लगाने पर खर्च किए जाएंगे। यहां 48 नए एयरजेट लूम लगाने की योजना है, जिससे ग्रे फैब्रिक उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी। करीब 52 करोड़ 20 लाख मौजूदा कर्ज के आंशिक या पूर्ण भुगतान में लगाए जाएंगे। बाकी पैसा सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों और आईपीओ खर्चों के लिए यूज होगा। यहां कर्ज चुकाने वाला हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है। साल 2026 के अंत तक कंपनी का कुल कर्ज करीब 177 करोड़ 60 लाख रुपए और डेट टू इक्विटी अनुपात लगभग 2.5 गुना था। यानी मुनाफा बढ़ा जरूर, लेकिन बैलेंस शीट अभी भी कर्ज के दबाव में है। 52 करोड़ 20 लाख का भुगतान ब्याज लागत घटा सकता है, लेकिन इससे पूरा कर्ज समाप्त नहीं होगा। 2026 में कंपनी की कुल आय बढ़कर लगभग 350 करोड़ 18 लाख हो गई, जो पिछले साल 237 करोड़ 66 लाख से करीब 47% ज्यादा है। कंपनी का प्रॉफिट ऑफ टैक्स जो है 8 करोड़ 63 लाख से बढ़कर 21 करोड़ 72 लाख हो गया, यानी करीब 152% की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली। इसके अबीटा की बात करें तो लगभग 47 करोड़ 45 लाख रहा। कुल एसेट करीब 305 करोड़ 31 लाख और शेयर धारकों को संबंधित नेटवर्क लगभग 72 करोड़ 88 लाख रही। ऊपरी तौर पर अगर देखा जाए मजबूत आंकड़े बेहद दिखाई देते हैं, लेकिन यहीं पर इन्वेस्टर्स को थोड़ा रुकना चाहिए। आरएचपी खुद कहता है कि वित्त वर्ष 2026 के आंकड़े पूरे वर्ष के कंसोलिडेटेड है, जबकि वित्त वर्ष 2025 में सब्सिडरी के आंकड़े अधिग्रहण के बाद की अवधि से ही जोड़े गए थे। इसलिए दोनों सालों की बढ़ोतरी पूरी तरह समान आधार पर तुलना योग्य नहीं है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2026 में कंपनी की अन्य आय 3 करोड़ 36 लाख से बढ़कर करीब 7 करोड़ 47 लाख हो गई। इस उछाल में ब्याज सब्सिडी और बिजली शुल्क सब्सिडी का योगदान था। मतलब मुनाफे की पूरी बढ़ोतरी केवल मुख्य टेक्सटाइल कारोबार से नहीं आई। अब आप जोखिम भी समझिए। पहला बड़ा रिस्क, ग्राहकों पर डिपेंडेंसी। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी के शीर्ष 10 ग्राहकों से कुल परिचालन आय का लगभग 70.33% आया और कंपनी के पास इन कस्टमर से कोई पक्का लॉन्ग टर्म खरीद समझौता नहीं है।
एक दो बड़े ग्राहक कम ऑर्डर दें तो बिक्री और कैश फ्लो पर सीधा असर पड़ सकता है। अगला रिस्क है भौगोलिक डिपेंडेंसी। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी की लगभग 97.37% परिचालन आय गुजरात से आई। इसलिए गुजरात के टेक्सटाइल बाजार, बिजली, श्रम, स्थानीय डिमांड या सरकारी नीति में बदलाव का कंपनी पर बड़ा असर हो सकता है। और इसके साथ ही कच्चे माल का भी रिस्क है। टेक्सटाइल कारोबार में कपास और यार्न की कीमतों में उतार चढ़ाव रहता है और कंपनी हर बार बढ़ी हुई लागत तुरंत ग्राहकों पर नहीं डाल पाती, तो मार्जिन दबाव में आ जाते हैं। और अगला रिस्क है इसमें प्लांट की समय पर शुरुआत, क्योंकि मशीन की कीमत, आयात, निर्माण खर्च या प्रोजेक्ट शुरू होने में अगर देरी हुई तो इन्वेस्टमेंट का फायदा आने में समय लग सकता है। आपको बता दें कि कंपनी का वित्त वर्ष 2026 का घोषित ईपीएस 8.18 है, लेकिन आईपीओ के बाद नए शेयर जुड़ने से हिस्सेदारी पतली होगी। फाइनेंशियल ईयर 2026 के मुनाफे और आईपीओ के बाद अनुमानित शेयर संख्या को अगर आधार माने तो अपर प्राइस बैंड पर पोस्ट इशू प्राइस अर्निंग मोटे तौर पर 18 से 19 गुना के आसपास बैठता है। ये गणना एक अनुमान है, क्योंकि भविष्य का मुनाफा और अंतिम शेयर पूंजी बदल सकते हैं और कंपनी का बाजार पूंजीकरण ऊपरी भाव पर करीब 402 करोड़ रुपए रह सकता है और अनलिस्टेड बाजार में अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड आईपीओ का जीएमपी करीब 5 रुपए बताया गया है, यानी ऊपरी भाव के मुकाबले लगभग 4.8% का संकेत। लेकिन जीएमपी ना तो आधिकारिक है, ना इसकी कोई गारंटी है, तो कुछ घंटों में जो कि बदल भी सकता है। इसीलिए केवल जीएमपी देखकर तो एप्लीकेशन करना समझदारी नहीं होगी। अंतिम फैसला अपने रिस्क, इन्वेस्टमेंट टाइम और वित्तीय सलाहकार की राय के आधार पर ही आप करें। और अगर आपको वीडियो के अंदर दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।